हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आपको इसको शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि अभी तक हम लोग ने जो भी पढ़ा था वो काइनेमेटिक्स के अंदर आता था। काइनेमेटिक्स कहने का मतलब हो गया इफेक्ट ऑफ मोशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अभी तक इफेक्ट ऑफ मोशन हुआ आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, आप जो भी बोल लीजिए। और यहाँ से जो शुरू होने वाला है डायनेमिक्स शुरू होने वाला है। डायनेमिक्स कहने का मतलब आप अब पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन। तो कॉज ऑफ मोशन सबसे पहले होता क्या है? तो कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? तो फोर्स। तो हम लोग शुरुआत करते रहे इसी से कि आखिर फोर्स को कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और फोर्स के टाइप्स क्या क्या हैं। तो कॉज ऑफ मोशन आपका फोर्स हो गया। और फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि एनी पुश और पुल इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है। जो आपका एसआई यूनिट हो गया, एसआई जो यूनिट हो गया वो आप बोल सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि न्यूटन हो गया। और जो डायमेंशन हो गया आप जानते हैं, यह डायमेंशन होता है MLT-2। तो MLT-2। ठीक है, सिंपल सा बात है। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेज पे। तो जो फोर्स होते हैं नेचर वाइज चार टाइप के होते हैं फोर्स: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो नेचर वाइज टाइप चार ही टाइप के फोर्स आपके यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है एक्ट्स बिटवीन द चार्जेस, एक्ट्स बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं हाई रेंज फोर्स, मतलब दूर दूर तक एक्ट होता है। हाई रेंज फोर्स। ठीक है, डिटेल जो है आप तो जानते हैं कि हम लोग को डिटेल जो है जैसे कि कुलम्स फोर्स हो गया, दो मूविंग चार्ज के बीच का फोर्स हो गया। तो ये सारे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ही टाइप हैं, और भी इसके अगर टाइप आएंगे, लेकिन हम लोग को अभी के लिए इतना ही जानना है। चलिए, नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक्ट्स बिटवीन द मासेस। ठीक है, ये आपका हाई रेंज फोर्स। फिर आप बोल सकते हैं क्या कि ये वीकेस्ट इन नेचर होता है। वीकेस्ट इन नेचर। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन अभी के लिए काफ़ी है। दो मासेस के बीच में फोर्स कितना होता है, Gm1/2/r², वो हम लोग को अभी जरूरत है नहीं, ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ेंगे। आगे आते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये बोल सकते हैं एक्ट्स इनसाइड द न्यूक्लियस, एक्ट्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, एक्ट्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कहने का मतलब हो गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक्ट होता है। शॉर्ट रेंज फोर्स, सिंस ये न्यूक्लियस के अंदर एक्ट होता है, तो जब भी पार्टिकल जो होता है उनका डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, कम होने का मतलब 10⁻⁻15 मीटर के अराउंड, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज होता है, तब न्यूक्लियस फोर्स आपका जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है तभी एक्ट करेगा। तो शॉर्ट रेंज फोर्स। एक और बात है कि स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर। ये नेचर में सबसे ज़्यादा मजबूत है। और हम लोग क्या यहाँ पर पढ़ सकते हैं डिटेल में? तो आपको 12th में लास्ट टाइम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है इसको। इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। ठीक है, फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अट्रैक्टिव होता है आपका नेचर में।
नेचर में कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियॉन्स के बीच ही एक्ट होता है, इसका और भी टाइप का नेचर होता है, तो उसको हम लोग अवॉइड करते हैं। शॉर्ट रेंज आपका फोर्स है, ये भी आपका शॉर्ट रेंज ही है ऑब्वियसली, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है ये स्पिन डिपेंड होता है आपका। साथ ही साथ आप ये बोल सकते हैं कि ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन कहने का मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, उसमें इसका काफ़ी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। बीटा डीके में भी इसका कंट्रीब्यूशन आता है, तो वो आपका हम लोग डिस्कस करेंगे किस में, तो जो चैप्टर आएगा मॉडर्न फिजिक्स उसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। हाँ, जो आपको ऑर्डर याद रखना है, जो स्ट्रेंथ होता है वो आपको यहाँ पर याद रखना है। सारे कंपैरिजन जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फिर आपका वीक न्यूक्लियर, फिर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ऐसा नहीं कि वीक न्यूक्लियर नाम है उसका तो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट फोर्स होगा, वो वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में वो वीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे वीक फोर्स है, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, एक छोटा सा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज। मतलब किस टाइप से दो बॉडी इंटरेक्ट होते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स, जब सिंपल सी बात है कि जब कांटेक्ट हो तभी वो फोर्स, अगर फोर्स एक्ट करे तो कांटेक्ट फोर्स आप उसको बोल सकते हैं। नाम से ही क्लियर है, एक्ट्स व्हेन द बॉडी आर इन कांटेक्ट। TACT, ठीक है, एक्ट्स व्हेन बॉडीज आर इन कांटेक्ट। एक और बात बता दूं साथ ही साथ, हम लोग यही बोल सकते हैं एग्जाम्पल आप अगर देखना चाहें तो एग्जाम्पल आपका हो गया नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग। अब हम लोग को ETC लिख देना चाहिए। नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया आपका, इसको एक्ट्स विदाउट एनी कांटेक्ट, acts without any contact, also known as field force, ऑल्सो known as फोर्स। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में आपको हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल्स हो गया। चलिए, तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स हो चुका है समाप्त यहाँ पर। अब हम लोग कुछ स्पेशल फोर्सेस को यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम लोग को तुरंत अभी यूज करना है। जैसे हम लोग न्यूटन्स लॉ की शुरुआत करेंगे तो हम लोग सम स्पेशल फोर्सेस हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं अभी आते आते ही टेंशन।
ठीक है। तो टेंशन नेचर जो है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, नेचर वाइज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। सोचिए कैसे, बताऊंगा अभी। ये है कांटेक्ट फोर्स का भी पार्ट है। अब चलिए, अब सुनिए कि ये इसका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों हो। क्या होता है कि टेंशन एक्ट कब होता है, तो जब हम लोग किसी स्ट्रिंग को, किसी रस्सी को खींचते हैं दोनों साइड से, तो ये आपका सर हो गया, ठीक है। ये अगर किसी रस्सी को हम लोग खींचते हैं दोनों साइड से, तो उस मोमेंट पे आपका टेंशन एक्ट होता है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्चुअली क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर पे हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सपोज कीजिए कि दो पार्टिकल, दो एटम्स है, ठीक है। अब दोनों एटम्स बॉन्ड बनाकर बैठे हुए हैं, तभी आपका ये रस्सी जुड़ा हुआ है। तो अब अगर आप दोनों साइड से उसको खींचेगा तो होता क्या है कि आप दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस चेंज करना चाह रहे हैं। अब चेंज करना चाह रहे हैं तो ये अब क्या करेगा कि ये तो अपने स्टेबल पोजीशन पे है। ये थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल की बात है, तो ध्यान सुनिएगा, इसको आप केमिस्ट्री के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जल्दी समझ में आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब आप इसको खींचेंगे तो होता क्या है कि दो इन एटम्स के बीच का डिस्टेंस चेंज होने लगता है, लेकिन ये दोनों एटम जो है बॉन्ड से कनेक्टेड है एक दूसरे से। कोई भी टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड हो, कोई भी बॉन्ड हो, लेकिन ये एक तरीके से बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब कनेक्टेड है, जैसे ही इसको आप दूर हटाना चाहिएगा तो अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इसके बीच एक इंटरेक्शन फोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब ऐसा सोचिए कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट कर रखे हुए हैं, किस तरीके से आपका ये अट्रैक्टेड है। ऑब्वियसली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर बॉन्ड बनाए हुए होंगे, तो एक दूसरे का न्यूक्लियस अट्रैक्टेड है आपका, और आप उसको दूर करना चाहे तो उसको अपोज करेगा। तो जैसे ही अपोज करेगा, मतलब इसको दूर करना चाहेगा तो अपोज करेगा। अपोज किस फोर्स के कारण करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण। मतलब आप एक तरीके से मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं, तो उसी कारण से हम इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में है। होप कि मेरी बात आपको ये समझ में आई होगी। तो टेंशन जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है, कांटेक्ट तो आपको पता ही है, सिंपल सी बात है। अब हम लोग का बात आता है कि टेंशन फोर्स एक्ट कैसे होता है। तो सिंपल सा आप एक थ्योरी याद रखिएगा कि टेंशन फोर्स एक्ट, या टेंशन सिंपली हम लोग बोल सकते हैं, टेंशन एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। ये आपको लाइन याद रखना है कि टेंशन एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। अब इसका कहने का मतलब ये होगा कि मान लिया जाए कि यहाँ पर आदमी, ये पहला आदमी है, ठीक है, कि ये आपका पहला आदमी हो गया, ये आपका दूसरा आदमी है। तो सोचिए कि इसको स्ट्रिंग किस तरीके से खींच रहा होगा। ये आदमी भले ही स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींच रहा होगा, लेकिन जो रस्सी जो है इस आदमी को इस तरफ, अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो अगर मैं दोनों पे अगर फोर्स दिखाऊं तो इस आदमी पे जो टेंशन फोर्स लगेगा, जो रस्सी को खींच रहा होगा, वो आदमी भले ही खींच रहा है इसको इस तरफ से, लेकिन रस्सी जो खींच रहा है इस तरफ से खींच रहा है रस्सी, क्योंकि रस्सी कारण ही आदमी होल्ड कर खड़ा है। नहीं तो जैसे ही रस्सी छूटेगा तो आदमी पीछे गिर जाएगा। तो मतलब सोचिए कि रस्सी इसको होल्ड करके होल्ड किए हुए, रोके हुए है गिरने से। इस आदमी पे टेंशन इधर है। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर टेंशन कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, टेंशन फोर्स का, टेंशन जो एक तरीके से है, टेंशन रस्सी के अंदर के तनाव को बोलते हैं, और टेंशन फोर्स का डायरेक्शन होता है। और टेंशन फोर्स का डायरेक्शन हर बॉडी पे अलग अलग होगा, वो आपको बॉडी वाइज देखना होगा। तो इसको राइट की तरफ खींच रहा है, लेकिन इसको क्या कर रहा है, लेफ्ट की तरफ खींच रहा है। और एक और आपको बात ध्यान रखना है कि इन वन स्ट्रिंग टेंशन इज कांस्टेंट अनलेस देयर इज जॉइंट और समथिंग। इन वन स्ट्रिंग टेंशन इज कांस्टेंट अनलेस देयर इज जॉइंट। और भी कुछ बातें हैं, लेकिन हम लोग अभी के लिए इतना याद रखते हैं कि इन वन स्ट्रिंग टेंशन क्या होगा, एक स्ट्रिंग में टेंशन कांस्टेंट होता है, सेम होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिए। इसको मैं टाइम के साथ चेंज करूँगा थ्योरी को। यहाँ याद रखिएगा कि हम लोग टाइम के साथ धीरे धीरे सीखते हैं, ऐसा नहीं कि अभी आपको पूरी बात एक बार में पता चल जाएगा। रोटेशन में इसका थ्योरी थोड़ा चेंज हो जाता है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी के लिए याद है कि एक स्ट्रिंग में टेंशन एक ही होता है। और भी आपको अगर एग्जाम्पल देखना है तो अगर मैं ये कहूँ कि मान लिया जाए कि
ये सपोज कीजिए कि ब्लॉक हो गया और ये हैंग कर रहा है ब्लॉक ग्राउंड पे, तो हम लोग ऐसा यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर सारे बॉडीज़ पे आपको टेंशन फोर्स दिखाना हो, तो स्ट्रिंग तो एक ही है, तो स्ट्रिंग एक ही है, तो इस पर अगर आपको टेंशन दिखाना हो तो टेंशन तो एक ही होगा हर जगह। इस ब्लॉक को, ये जो स्ट्रिंग है, इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींच, सोचिए कि हो क्या रहा होगा कि सारे ब्लॉक्स इस तरह से, ये नीचे जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, तो इस ब्लॉक को स्ट्रिंग राइट की तरफ पुल कर रहा होगा, या राइट की तरफ क्या, उसी कारण वो खींच रहा है। इस ब्लॉक, ये ब्लॉक गिरना चाह रहा है, लेकिन गिरने से रोक कौन रहा है इसको, टेंशन रोक रहा है, तो यहाँ पर टेंशन ऐसे एक्ट करेगा। तो देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ बॉडी ये हो गया, तो टेंशन किधर एक्ट कर रहा है, अवे फ्रॉम द बॉडी एंड अलॉन्ग द स्ट्रिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अवे फ्रॉम द बॉडी एंड अलॉन्ग द स्ट्रिंग, ऊपर वाले ब्लॉक पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमेशा थ्योरी वैलिड है। यहाँ पर अगर आपको पुली पे बात करना कि पुली पे टेंशन कैसे एक्ट होगा, तो अवे, यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे देखा है तो यहाँ पर जो है टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी ऐसे हो जाएगा एंड अलॉन्ग द स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर भी एक्ट करेगा अवे फ्रॉम द बॉडी एंड अलॉन्ग द स्ट्रिंग। ओके, तो इस तरह से टेंशन हर पॉइंट्स पे एक्ट होंगे। होप कि मेरी बात आपको ये समझ में होगी। और अभी हम लोग जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो इसको और भी थोड़ा प्रैक्टिस किया जाएगा, अभी तो पढ़ना ही है। तो ये आपका टेंशन फोर्स हो गया। दूसरा जो फोर्स है नॉर्मल। नॉर्मल इज नॉट नॉर्मल बिकॉज इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल बिकॉज इट्स परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब दो चीज़ें होती हैं, नॉर्मल मतलब साधारण, ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल का मतलब साधारण से नहीं है, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलरिटी के कारण। तो नॉर्मल, तो इसके बारे में बता दूं मैं आपको, ये भी एक टाइप का कांटेक्ट फोर्स है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। अब देखिए नॉर्मल एक्ट करता है क्या होता है, तो जब भी कोई बॉडी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में हो, कोई भी जब बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो, तो उसमें वहां पर आपका नॉर्मल एक्ट होगा। और इसका एक्ट करने का तरीका है एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, कांटेक्ट सरफेस, ठीक है, इसी कारण से इसका नाम नॉर्मल पड़ा है। और साथ ही साथ पुशिंग इन नेचर, हम लोग इन नेचर नहीं बोल सकते, मतलब ये पुशिंग, जो इसका बिहेवियर होगा वो हमेशा पुश करने वाला होगा। तो चलिए हम लोग सोचते हैं कि अगर आप ग्राउंड पे किसी ब्लॉक को रखेंगे, आप, हम लोग एग्जांपल यहाँ पर देखा जाए, तो अगर ग्राउंड पे किसी ब्लॉक को आप रखेंगे तो यहाँ पर आपका इस ग्राउंड पे क्या होगा कि यहाँ पर कांटेक्ट है, इस लेवल अर्थ पे क्या है आपका कांटेक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर कांटेक्ट है, तो नॉर्मल फोर्स आपको दिखाना हो तो इमेजिन कीजिए कि इस ब्लॉक को ग्राउंड ऊपर की तरफ पुश करा है किसी, आप ऐसे आप इमेजिन कीजिए कि आपके बगल में कोई ब्लॉक है, तो उसको आप टेबल पे रखिएगा, तो टेबल के अंदर वो नहीं जा रहा है, उसके अंदर नहीं घुस रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि उसको टेबल जो है उसको ऊपर पुश कर रहा है। तो नॉर्मल जो फोर्स होगा यहाँ पर ऊपर की तरफ एक्ट होगा, पुशिंग इन नेचर हो गया, और परपेंडिकुलर तो क्या हो गया, सरफेस हो गया। हमेशा ऐसे ध्यान रखना है। और भी एग्जाम्पल देखे जाए तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मान लिया जाए कि एक स्फीयर को इसके बीच यहाँ पर रख दिया जाए, ठीक है, तो स्फीयर को इसके बीच यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो स्फीयर पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा, स्फीयर पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा, यहाँ पर दो जगह कांटेक्ट हो रहा है आपका, इस पॉइंट पे हो रहा है कांटेक्ट, इस पॉइंट पे आपका कांटेक्ट हो रहा है, तो हो क्या रहा होगा कि यहाँ पर इस पॉइंट पे, इस पे ऐसे कुछ फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल पुशिंग इन नेचर होगा, आपको पुश कर रहा होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर भी कुछ इस तरह से फोर्स लग रहा होगा, और दोनों जगह पुशिंग इन नेचर होगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल देखा जाए, मान लिया जाए
कि आपने कुछ एक रॉड इस तरह से रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाना है कि नॉर्मल फोर्स कैसे कैसे लेगा, कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल जो कि 2 पॉइंट पे लगेंगे वो कैसे कैसे लेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कांटेक्ट आपका एक यहाँ हो रहा है तो यहाँ पर एक नॉर्मल लेगा, कांटेक्ट एक यहाँ हो रहा है, जहाँ जहाँ कांटेक्ट होगा वहाँ नॉर्मल लेगा। और हमेशा पुशिंग होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर इस पे सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे हो गया और पुश कर रहा होगा, ग्राउंड इसको ऊपर क्या कर रहा है, पुश कर रहा होगा, और यहाँ पर भी पुश कर रहा होगा और ऐसे लेगा। तो नॉर्मल हम लोग बोल सकते हैं कि N1 N2 कुछ इस तरह से लेगा, ठीक है। तो ये आपका सारे हो गए नॉर्मल फोर्स है। फिर हम लोग का जो नेक्स्ट आता है, हम लोग को तुरंत पढ़ना है, वो पढ़ना है किसके बारे में, तो वो पढ़ना है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नेचर तो आपको जानते हैं ग्रेविटेशनल नेचर में है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इसके लिए कांटेक्ट का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको फील्ड फोर्स के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी अगर ब्लॉक होता है, कोई भी बॉडी होता है, तो उसको अर्थ अपनी तरफ खींचता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर एक्ट होगा उसका वैल्यू होता है mg। जी का जो वैल्यू आप जानते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया है। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स, इस वैल्यू mg को वेट भी बोलते हैं हम लोग एक तरीके से, इसको हम लोग वेट के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलिए कुछ और भी पॉइंट्स हैं कि पॉइंट्स हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ नोट हम लोग लिख लिया जाए कि और भी जैसे फोर्स आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स, इसको हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे जब शुरुआत किया जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स हो गया आपका, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स आपका हो गया। तो ये सारे जो फोर्स हैं, ये सारे फोर्स हैं आपका, याद रखिएगा सारे के सारे फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, जो भी फोर्स आपको पढ़ना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़कर जो भी फोर्स आपको पढ़ना है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर हो गया है। एक और बताता हूँ कि जैसे कि बॉयंसी फोर्स भी हो गया, तो बॉयंसी फोर्स भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही नेचर है। तो डिटेल में इन फोर्सेस के बारे में जब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करें तब पढ़ेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम लोग प्रॉपरली शुरू करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो तब तक के लिए बाय बाय।